नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 5-6 दिनों तक बिहार में बाबा बागेश्वर की धूम रही, उनका डंका बजता रहा। अब बाबा बागेश्वर ने वहाँ भीड़ के तमाम कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए, तो स्वाभाविक उस पर राजनीति भी होगी। भाजपा वालों ने खुद को बाबा के पीछे खड़ा किया, तो महागठबंधन वालों ने बाबा पर आक्षेपों की झड़ी लगा दी। लालू परिवार से लेकर और पप्पू यादव तक एक पूरी सीरीज, पूरी श्रृंखला। लेकिन इससे बाबा बागेश्वर के आभा मंडल पर फर्क नहीं पड़ा। लोग कहते हैं कि बिहार की आंखों ने इतनी भीड़ शायद ही कभी देखी हो जितनी इस बार रही। और ये भीड़ वो थी जो सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की झलक पाना चाहती थी। एक झलक पाने भर के लिए 40, 42, 45 डिग्री के टेम्परेचर में इतना संघर्ष करता दिखा पटना। अब सवाल खड़ा होता है कि बाबा बागेश्वर को लेकर देश के तमाम सो कॉल्ड तथा कथित सेकुलर दलों के भीतर इतनी छटपटाहट और बेचैनी क्यों? सामाजिक न्याय की बात करने का दावा करने वाले दल बागेश्वर धाम सरकार से इतना खफा क्यों है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोई राजनीतिक पार्टी तो बनाई नहीं, ना वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, ना उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि मेरे जो देश भर में करोड़ों श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो इस पार्टी को नहीं उस पार्टी को वोट दें, ऐसा भी नहीं कहा। फिर बाबा को लेकर इतना राजनीतिक कोहराम क्यों है? आपको भी सोचना चाहिए, हमको भी सोचना चाहिए और देश को भी सोचना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह जाते हैं बागेश्वर धाम प्रणाम करने, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और पूर्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उसी श्रद्धा से वहां जाते हैं और सिर नवाते हैं। लेकिन ओवरऑल बड़े फलक पर देखें तो ये तथाकथित सेकुलर जमात को बाबा से बड़ी तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? बिहार में महागठबंधन के साथ खड़े पप्पू यादव ने तो यहां तक ऐलान कर दिया, बोले आसाराम बापू तो बुढ़ापे में जेल गया, ये बाबा तो जवानी में जेल जाएगा। भाई बाबा ने ऐसा तो कुछ काम कर नहीं दिया अभी कि जिसके लिए वो पप्पू यादव घोषणा करें कि बाबा जेल जाएगा, जिनके ऊपर भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तमाम बड़े मुकदमे आज तक कायम हैं। वो ऐलान कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम बाबा जेल जाएंगे। अब मसला ये कि इस बात की पड़ताल करनी चाहिए हमको, आपको, देश को, कि ये सब लोग बाबा बागेश्वर से खफा क्यों हैं, या उनकी उपस्थिति से असहज क्यों हो जाते हैं, बेचैन क्यों हो जाते हैं। लाख टके का सवाल यही है। मैं बताता हूं इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार ने करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके 250 से ज्यादा जातियों की नंबरिंग की, उनको कोड दिया।
बामन हो तो ये कोड, ठाकुर राजपूत हो तो ये कोड, कोरी हो तो ये कोड, कुर्मी हो तो ये कोड, ऐसे 250 से ज़्यादा जातियों की कोडिंग कर डाली। स्वाभाविक इस कोडिंग का के पीछे औपचारिक तौर पर तो ये कहा गया कि ये बेहतर शासन प्रशासन और समाज के हर वर्ग को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए ये कोडिंग की जा रही है, ये गणना की जा रही है, जाति आधारित गणना, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। बाद में फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट आई। यानी जो बिहार में जो शासक दल है, गठबंधन है, उसकी रुचि और उसकी कोशिश इस बात पर कि बृहत्तर हिंदू समाज जातियों में, छोटी छोटी जातियों में विभक्त रहे, इसलिए उन्होंने लिखा पढ़ी में 250 से ऊपर जातियां बांट दी। ठीक, अब बागेश्वर बाबा ने क्या कर दिया जिससे ये लोग नाराज हो गए, अब वो मूल तत्व समझ लीजिए। बागेश्वर धाम सरकार जब पटना आए तो उन्होंने 6 दिनों में 250 से ज़्यादा कोड वाली अलग अलग बटी बिखरी छितरी जातियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। है ना हैरानी की बात? जितनी मुश्किल से ये 250 जातियों में समाज को बांटा गया था और उसको एकजुट करके एक साथ खड़ा कर दिया बागेश्वर धाम सरकार ने, तो लड़ाई तो होनी है ना। बागेश्वर धाम सरकार से नाराजगी भी होनी है फिर तो राजनीतिक लोगों की, जो लोग उस काम में लगे हैं। मूल नाराजगी की वजह ये है क्योंकि बाबा की कथा सुनने, बाबा के दर्शन के लिए जो लाखों लाख लोग सड़क पर उतरे, उसमें ये सारी 250 जातियां जिनकी नीतीश सरकार ने कोडिंग की है वो सब थीं। ऐसा नहीं कि कोई 1 जात 2 जात 5 जात 10 जात के लोग थे, नहीं। हालांकि इसको रंग देने की कोशिश हुई कि बाबा अपर कास्ट के बाबा हैं, लेकिन जब भीड़ उमड़ी तो अगड़ा पिछड़ा, दलित, महादलित, अति दलित, अति पिछड़ा, सब सीमा, सब वर्गीकरण ध्वस्तीभूत हो गई। और बाबा ने कहा क्या? कोई लड़ाई झगड़े की बात तो की नहीं, इतने तो कहा कि अपने घर पे एक झंडा सनातन का भी लगाओ और माथे पर तिलक लगाओ। अब ये तो कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कही, कोई गैर कानूनी बात नहीं कही, और ना ये कोई लड़ाई झगड़े की बात कही। अरे जब पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों के झंडे लग सकते हैं घरों पर, झोपड़ियों पर, तो सनातन का झंडा लग जाएगा तो क्या समस्या है? लगते हैं ना हर पार्टी का झंडा, सनातन का भी लग जाए और माथे पर तिलक लग जाए तो उससे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी। सिर्फ 2 ही बात है। कल जैसे जब वो चले हैं एयरपोर्ट से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापसी में, तो पटना एयरपोर्ट में सारे प्रोटोकॉल टूट गए, सारा अनुशासन भंग हो गया, हजारों लोग रनवे पर भागने लगे सिर्फ उनकी झलक पाने के लिए। ठीक है, अनुशासन की दृष्टि से गलत है, शासन को वो और वहाँ तैनात एजेंसियों को वहाँ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखनी चाहिए थी, लेकिन आप इसके पीछे का मनोभाव तो समझिए। ये हजारों लोग उनकी झलक पाना क्यों चाहते हैं? और यहीं से सेकुलर फ्रंट को बाबा से उलझन है, नफरत है, नाराजगी है। अभी तो 6 दिन बिता के गए हैं बाबा, और मेरी जानकारी ये कह रही है कि शायद अगस्त में बागेश्वर धाम बाबा फिर आएंगे बिहार और इस बार डेरा डालेंगे गया में। गया हिंदू धर्मशास्त्र के में जिसका एक विशेष महत्व है जिस स्थान का, और पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए वो सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सिद्ध पीठ, वहाँ डेरा डालेंगे बाबा बागेश्वर।
तो स्वाभाविक है राजनीतिक दलों में छटपटाहट भी होगी, सुगबुगाहट भी होगी। कुछ लोग बाबा के पीछे खड़े हो जाएंगे, उनकी स्तुति करेंगे, आरती उतारेंगे, तो कुछ लोग बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। लेकिन एक मूल बात जिसके लिए आज मैं चर्चा करने आया आपसे, वो ये कि राजनीति तोड़ती है, बांटती है समाज को। सिर्फ सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक चेतना ही ऐसी है जो समाज को एक सूत्र में बांधती है, एक सूत्र में पिरोती है। पटना उसका ज्वलंत उदाहरण है आज के दौर में। बाबा बागेश्वर के संदर्भ में कह रहा हूँ। जिस हिंदू समाज को 250 से ज़्यादा जातियों में सरकार ने बांटा, उसको 6 दिन के लिए ही सही एक कर गए बागेश्वर धाम सरकार। ये बड़ी बात है। धन्यवाद।